जी भी तजी कैसे हाय तोहरा बिना, जी भी तजी कैसे हाय तोहरा बिना, सुना बसारा जहाँ हो तोहरा बिना है, जी भी तजी कैसे हाय तोहरा बिना। दोस्तों, आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं HNY। आज आपके बीच में मेरा ये जो सॉन्ग्स था छोटा सा, वो आपके कानों तक इसका जो परिदृश्य था वो कि दूसरे अर्थ में नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। इसका परिदृश्य था, अर्थ था, ये जो नाम लिखा हुआ है आपको सबसे ऊपर में, नौकरी, सर्विस। ठीक है, आज के माहौल में यही हाल हो गया है मेरे बच्चे, यही स्थिति हो चुकी है कि हम ही क्या, हमारे पूरे बिहार के लोग, पूरे भारत के लोग जो हमारे बच्चे तैयारी करते हैं, उनका यही स्थिति हो गया है कि उसके बिना जीना बिल्कुल हराम हो चुका है। मेरे दोस्तों, नौकरी नहीं है। हमको एक रिपोर्ट मिली कि इस रिपोर्ट में बिहार की जितनी भी लड़कियां हैं वो अप्रोक्स लगभग यही चाह रही हैं कि हम बिहार में किसी लड़के से शादी ना करें, मतलब बिहारी लड़के से शादी नहीं करना चाहती हैं। तो आप सोचिएगा क्यों इसलिए शादी नहीं करना चाहती हैं। वो सोच रही हैं कि कोई भी लड़का हो, वो तो चाहे बिजनेसमैन हो या फिर सर्विसमैन हो, सरकारी सर्विस हो या प्राइवेट सर्विस हो, बिजनेसमैन हो, तभी हम उसके साथ जीवन व्यतीत करेंगे। अगर दोनों में से कोई ना हो तो कोई जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। तो हाल देखो मेरे बच्चे, बिहार का क्या हाल है। न तो यहाँ कोई फैक्ट्री है, न तो कोई यहाँ पर वैसी कैसी मिल मशीन है, कारखाना है जिसमें जा कर के हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट्स कुछ काम कर सकता है। और न ही यहाँ पर समय समय पर वैकेंसी आती है कि उसको फिलअप करके तैयारी करके होगा और उसकी शादी समय पर होगी। इसलिए जीना भी तो क्या जीना तोहरा बिना, सुना बा सारा जहां तोहरा बिना। बिल्कुल एकदम स्पष्ट है मेरे बच्चे, एकदम सारा जहां सुना पड़ गया है। किसके बिना? तो नौकरी के बिना। तो आदर्श क्लासेस के चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं चाह रहा हूं कि आप अगर नए होंगे, बिल्कुल नए होंगे मेरे दोस्तों, तो आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। आदर्श क्लासेस लिखिएगा, वो पूरा डिटेल्स आ जाएगा। और आप जब वीडियो देखेंगे तो पूरा देखेंगे। ये वीडियो आपके काम के लिए है, आपके ज़रूरत के लिए है। इस वीडियो में हम आपके बीच में लाने वाले हैं शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है मेरे बच्चा, इस वीडियो में हम आपको लाने वाले हैं शुक्राणु और अंडाणु। आज हम बताएंगे कि शुक्राणु क्या होते हैं, अंडाणु क्या होते हैं, शुक्राणु कैसे बनते हैं, अंडाणु कैसे बनते हैं और इनका निषेचन एक दूसरे से कैसे होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चे, आपके इस बोर्ड पे बिल्कुल आपको तस्वीर दिख रही होगी। मैं नौकरी को हटा देता हूँ, हटाऊँ क्या? इसी की ज़रूरत है और इसी के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे आप सभी इसको अथक परिश्रम करके अध्ययन कर रहे हैं ताकि पढ़ लिख करके हम कहीं नौकरी ले लें। तो आज हम आपकी इस तस्वीर के ऊपर थोड़ा फोकस करूंगा कि ये जो तस्वीर हमने लिया है वह तस्वीर का आखिरकार महत्व क्या है और यह कैसे हमारे शरीर में काम करता है। तो गौर करिएगा मेरे बच्चा, ये जो ऊपर है जेंट्स है, पुरुष है, ठीक है, ये नर है और नर का ये जो पार्ट है वो मैंने आपको दर्शाया। नर में ये जो मैंने पार्ट है उसको आपके सामने मैं इस बोर्ड के जरिए दर्शाया हूँ, क्योंकि आप हैं, अगर नर हैं, पुरुष हैं, बॉयज़ हैं, तो आप में यही एक पार्ट है जो आप जिससे निर्मित हुए और जो आपसे निर्मित होगा तो वो इसी पार्ट से निर्मित होता है और इसी से जा कर के निषेचन की क्रिया होती है। तो मेरे बच्चे, हम आपके बीच में ये जो तस्वीर लेकर आया हूँ उस तस्वीर पर आप ज़रा समझिए। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में आपको यहाँ हार्मोन जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताऊँगा कि ये टेस्टिस और ओवरी में और टेस्टिस में क्या क्या होते हैं। तो गौर करिएगा ज़रा मेरे बच्चे,
अब यहाँ पर मैं चलूँगा कि देखिए ये पुरुष है और पुरुष का एक टेस्टिस है, ठीक है मेरे बाबू। पुरुष का क्या है, एक टेस्टिस है और इस टेस्टिस वृषण, इसी टेस्टिस में क्या बनते हैं, ये जो टेस्टिस है इसी टेस्टिस में क्या बनते हैं पुरुष के अंदर, तो इसी टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है बेटा। किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण मतलब इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। बात हमारी समझ रहे हैं, इसमें किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। गौर करिएगा जरा, ये जो पुरुष के अंदर है, जेंट्स के अंदर है, जो पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर किसका निर्माण होता है, तो स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ये भी टेस्टिस है और टेस्टिस के जरिए देखो पुरुष में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं जो मैंने आपको सामने दिखाया, एक राइट में और एक लेफ्ट में। पुरुष में 2 टेस्टिस होते हैं, एक राइट में होता है और एक लेफ्ट में होता है। तो गौर करने वाली चीज़ यहाँ पर है कि ये जो टेस्टिस है आपके सामने दिख रहा है, उसके बाद आपका ये जो दूसरा, ये पहला टेस्टिस, ये दूसरा टेस्टिस आपके सामने दिख रहा है और दोनों का शाब्दिक अर्थ आपके सामने है वृषण। तो वृषण मतलब इसमें बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण होना मतलब शुक्राणु का निर्माण होना, स्पर्म का निर्माण होना। तो दोनों टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है बेटा। बताओ जरा, बात समझ में आई? दोनों ये जो टेस्टिस होते हैं इसमें किसका निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है, ये स्पर्म का निर्माण होता है। तो आप गौर करिएगा जरा, जब ये स्पर्म का निर्माण हो जाता है बेटा, पुरुष के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है तो ये जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, अब वो धीरे धीरे क्या करते हैं, ये वैस नस के माध्यम से क्या करता है, या ऊपर की ओर चढ़ता है। वैस नस के माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ता है और चढ़ते ये आगे की ओर बढ़ते इसमें आकर गिरता है बेटा। बताओ जरा, टेस्टिस में बना हुआ जो शुक्राणु था वो वैस नस के माध्यम से क्या चलता है, ये ऊपर की ओर चलते हुए आते किस में आकर मिलता है, गिरता है, तो इसमें गिरता है। और इसमें गिरने के बाद क्या होता है कि यहाँ से जितने भी ये शुक्राणु होते हैं इस नस के माध्यम से आए टेस्टिस के द्वारा, अब आकर के यह लिंग में समाहित होते हैं, पेनिस में समाहित होते हैं। तब पेनिस क्या होता है बेटा जरा बताओ? पेनिस आपके शुक्राणु अंडाणु के निर्माण का कोई अंग नहीं होता, वो एक नली होता है, वो एक माध्यम होता है, एक पाइप होता है आपके यूरिन को बाहर निकालने के लिए, और आपके जो शुक्राणु होते हैं, जो वीर्य होता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। बात हमारी समझ रहे हैं? वो एक माध्यम होता है। तो जब ये शुक्राणु यहाँ टेस्टिस से निकल करके वैस नस के माध्यम से आते हैं तो आकर के धीरे धीरे कहाँ पर यहाँ मिलते हैं, तो हमारी पेनिस में मतलब सीसन में मिल जाते हैं। आज जब सीसन में आता है तो यही सीसन क्या करता है बेटा बताओ जरा? जब कोई शारीरिक संपर्क में व्यक्ति आता है तब इस शुक्राणु जो होता है इस वैस नस के माध्यम से यहाँ से आकर के इसमें आता है और इसी से क्या करता है, बाहर निकलता है, और बाहर निकल करके यह निषेचन की क्रिया के लिए तत्पर होता है। बात हमारी समझ में आई? देखिए यहाँ पर समझने की क्या चीज़ है, यहाँ तो कोई कड़ी चीज़ है नहीं, आपको बिल्कुल स्पष्ट है। जरा देखिए, ये टेस्टिस हो गया पहला, ये दूसरा टेस्टिस हो गया, तो दूसरा टेस्टिस में क्या है बेटा बता जरा? वही सेम कहानी घटती है। ये जो दूसरा टेस्टिस है, वृषण है, जो निर्माण करता है वीर्य का, वही सेम कहानी इसमें भी घटती है। तो क्या होता है, इसमें भी शुक्राणु बनते हैं और वैस नस के माध्यम से, किस नस के माध्यम से? वैस नस के माध्यम से ये ऊपर की ओर चढ़ते हैं, चढ़ते फिर इसमें आकर के वह शुक्राणु गिरते हैं, और शुक्राणु जब गिरता है तो यह फिर पेनिस के सहारे, सीसन के सहारे वह आगे की ओर बढ़ जाता है। बात हमारी समझ रहे हैं? तो ये हमारे शुक्राणु निर्मित हुए। बात अभी आपको इसी के अगले चैप्टर में, अभी इसी बोर्ड में मैं बताऊंगा कि आखिरकार शुक्राणु बनते कैसे हैं। अभी तो हम शुक्राणु के बन करके बाहर निकलने की स्थिति बताइए आपके सामने, ठीक है? ये पुरुषों में हो गया, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि पुरुष में कितने टेस्टिस होते हैं तो 2 टेस्टिस होते हैं, और ये जो 2 टेस्टिस होते हैं ना बेटा, ये 24 आवर कार्य करता है।
ये 1 महीना लगातार, ये सालों भर एक ही समान कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष में जो टेस्टिस होता है एक बार बंद होता हो एक बार खुलता हो, एक बार बंद होता है एक बार खुलता हो। ये दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। ये जो दोनों टेस्टिस है ना, वो दोनों साथ साथ वर्क करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, ये कंडीशंस आपको समझ में आई। टेस्टिस से स्पर्म निर्माण हुआ, स्पर्म जब निर्माण हुआ, शुक्राणु निर्मित हुआ, तो भैंस नस के माध्यम से यहाँ से आकर के पेनिस में आया और पेनिस से निकल करके वजाइना में जाता है महिलाओं का। जब हम लोग निषेचन की प्रक्रिया करते हैं, शारीरिक संपर्क में आते हैं तब। अब जरा आ जाओ बेटा यहाँ पे महिलाओं के अंदर। ठीक है, तब महिलाओं के अंदर जब हम आते हैं तब बेटा आप समझो जरा, ये जो होता है ना बाबू, ये जो होता है ये होता है ओवरी। ये क्या होता है बेटा? ओवरी होता है। ये भी ओवरी होता है। यहाँ पर जो दिखाई आपको तो दे ही रहा है, लिखा हूँ यहाँ पे, ये भी ओवरी होता है, ये भी ओवरी होता है। मतलब जिस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि पुरुषों में टेस्टिस संख्या 2 होती है, उसी प्रकार महिलाओं के अंदर भी ओवरी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। महिलाओं के अंदर ओवरी की संख्या कितनी होती है बेटा, बताओ जरा? 2 होती है। तो अब गौर करो जरा, महिलाओं के ओवरी में, ये जो महिला का ओवरी होता है, ये महिलाओं के ओवरी में किसका निर्माण होता है? देखिए जो मैंने दिखाया हूँ, तो किसका निर्माण होता है? इधर का थोड़ा मैं मिटा दूँ, इधर का थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, जो आप समझ चुके, छोड़िए नहीं मिटा पाता हूँ, आपको इसी पर मैं समझाता हूँ। महिलाओं के ओवरी में बेटा बताओ जरा किसका निर्माण होता है? तो महिलाओं के ओवरी में ओवम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ओवम का निर्माण होता है। किसके अंदर? महिलाओं के ओवरी में किसका निर्माण होता है बेटा, बताओ जरा? ओवम का निर्माण। ओवम मतलब अंडाणु। बात हमारी समझ रहे हैं? जैसे पुरुषों के टेस्टिस में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण हुआ, उसी प्रकार महिलाओं के ओवरी में किसका निर्माण हुआ? ओवम का निर्माण होता है। जिस प्रकार से टेस्टिस पुरुष में 2 होते हैं, उसी प्रकार से महिलाओं के अंदर जो ओवम होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस थोड़ा अलग हो जाता है। पुरुषों के अंदर जो टेस्टिस था वो लगातार साथ काम करते रहता है, लेकिन महिलाओं के अंदर जो ओवम होता है बेटा, वो लगातार साथ काम नहीं करता। अब साथ काम नहीं करता तो किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है आपको महिलाओं के मासिक चक्र पर। बात हमारी समझ रहे हैं? महिलाओं का जो ओवरी होता है वह मासिक चक्र पर निर्भर करता है। मतलब ये कि अगर एक बार मासिक चक्र आया तो एक ओवरी कार्य करेगा, तो वो 28 दिन तक कार्य करेगा, क्योंकि महिलाओं के अंदर मासिक चक्र की अवधि कितनी होती है? अंतराल का 28 डेज का होता है। तो मान लो कि यह मासिक चक्र आया किसी महिला को, तो 28 दिन तक ये ओवरी कार्य किया। ठीक है, उसके बाद 28 दिन के बाद यह क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब जब उसके बाद मासिक चक्र आएगा दूसरी बार, तब फिर ये 28 डेज कार्य करेगा, ये वाला। ठीक है, मतलब 28-28 डेज का इनका समय अंतराल होता है, एक मंथ का समय अंतराल होता है। बात हमारी समझ रहे हैं मेरे प्यारे? अब क्या होता है कि 28-28 दिन का ही ये चक्रण होता है, मासिक चक्र की स्थिति। तो गौर करिएगा जरा, ओवरी में किसका निर्माण हुआ? ओवम का। एक ओवरी यहाँ, एक ओवरी यहाँ। समझ रहे हमारी बात को? तो जब दोनों ओवरी है और दोनों 28-28 डेज के अंतराल पे कार्य करता है, तो अब दोनों 28 डेज के अंतराल पर कार्य करेगा, तो किसी एक ही ओवरी में जाकर के निषेचन की क्रिया होगी। बिल्कुल क्लियर है? तो अब गौर करिएगा बेटा जरा, आप बताइए कि ओवम से किसका निर्माण हुआ? ओवरी से किसका निर्माण हुआ? तो ओवम का निर्माण हुआ। अब जब ओवम का इसमें निर्माण हो जाता है ओवरी में, तो ये ओवम अब क्या करते हैं? अब यहाँ से निकल करके धीरे 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 ये आगे बढ़ते हैं। क्या निकल करके आगे बढ़ते हैं? यहाँ से भी निकल करके धीरे धीरे क्या बेटा करते हैं? वो आगे निकलते हैं। अब क्यों निकलते हैं? तो आप जरा सोच लीजिएगा, क्योंकि अंडाणु ऐसे होते हैं, अंडाणु जो होते हैं वो वैसे होते हैं, इसीलिए उसमें गति नहीं होती, लेकिन वो ऑलवेज टाइम ओवरी से निकलते हैं बाहर, और ओवरी से निकल करके यहाँ आते हैं। तो यहाँ का नाम क्या है बेटा, बताओ जरा? फैलोपियन ट्यूब नाम है। गर्भनाल, ये इसी को हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब।
ओवरी से ओवम जो निकलते हैं वो कहाँ जाकर के स्थित हो जाते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब में, गर्भनाल में वो आकर के स्थित हो जाते हैं। बेटा बताओ जरा, बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। ये यूट्रस है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ घेर देता हूँ। तो ओवरी से ओवम बन करके निकलते हैं और कहाँ आते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब। ये जो पूरा का पूरा है बेटा बताओ, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये गर्भनाल है, ठीक है। अब यहाँ ओवरी से ये जो ओवम निकलते हैं आकर के निकल करके फैलोपियन ट्यूब में स्थित हो जाते हैं। अब क्या होता है, वो अब चलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बता ही दिया उनके अंदर चलने का कोई अंग दूसरा अतिरिक्त नहीं है। लेकिन आपको देखिएगा, पुरुष के अंदर ये जो शुक्राणु होता है बेटा, जान बात हमारी समझ रहे हैं, ये जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु का ये जो पूंछ होता है ना पतला, वो पूंछ इस तरह करते करते, मतलब जैसे हम लोग तैरते हैं जल के अंदर और हाथ और पैर को बिल्कुल पानी काटते हैं और हिलाते हैं तब ना आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से जो शुक्राणु होते हैं वो भी शुक्राणु, उनके अंदर पूंछ होता है, अंग होता है, और उसी पूंछ से वो पीछे एकदम बिल्कुल ये हिलाते रहते हैं और जिसके जरिए वो गति करने का काम करते हैं। तो गौर करिएगा, लेकिन ओवम कभी गति नहीं करते, उनके अंदर वो अंडाणु होते हैं, अंडे के समान होते हैं, वो कभी गति नहीं करते, लेकिन ओवरी से जरूर निकलते हैं। निकल कर कहाँ स्थित होते हैं? तो हमारे फैलोपियन ट्यूब में। अब क्या होता है कि जब निषेचन की क्रिया होती है बेटा, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, किसकी क्रिया होती है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब होती है, यहां जरा समझिए, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है बेटा, तो अब क्या होता है कि यहां से बन करके जो शुक्राणु पुरुषों के पेनिस से आगे बढ़ा था, निषेचन क्रिया के समय पेनिस से यह शुक्राणु निकल करके क्या आता है? महिलाओं के वजाइना में आता है। बात हमारी समझ रहे हैं? पेनिस से निकल करके यह जो शुक्राणु है कहाँ आया, कहाँ जाकर के शामिल हुआ, एंट्री किया? तो महिलाओं के वेजाइना में। अब ये पूंछ के माध्यम से गति करते हुए आगे की ओर निकलता है और आगे की ओर बढ़ते बढ़ते महिलाओं के वेजाइना में आगे की ओर बढ़ते बढ़ते बेटा यहाँ पर उसकी मुलाकात किससे होती है? यूट्रस से होती है, मतलब गर्भाशय से होती है। इस गर्भाशय को हम लोग बछदानी भी करते हैं, इसी गर्भाशय को हम लोग बछदानी कहते हैं। और यहीं जब बछदानी या गर्भाशय जब खराब पड़ जाता है तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं बेटा, तो वो क्या करता है? बछदानी को ही निकाल देता है, और जब निकाल देता है तो कभी भी कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। अरे कहाँ से होगी? क्योंकि यहीं पर आकर के तो दोनों मिलेंगे वो। तो अब गौर करिए बेटा, अब ये जो शुक्राणु जाते हैं जाकर के कहाँ मिलते हैं? यहां जाकर के यूट्रस गर्भाशय के पास जाते हैं। और जब यूट्रस गर्भाशय के पास जाते हैं तो गर्भाशय के पास चले गए तो अभी उनकी मुलाकात अंडाणु से नहीं हुई, क्योंकि अंडाणु अभी तो यहाँ है फैलोपियन ट्यूब में, इसका भी अंडाणु अभी ओवम फैलोपियन ट्यूब में है। लेकिन यहाँ जब आएगा तो उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है शुक्राणु को। अब क्या करता है कि कुछ शुक्राणु इधर आ जाते हैं और कुछ शुक्राणु आपको इधर आ जाते हैं, मतलब कुछ लेफ्ट में जाते हैं, कुछ राइट में आते हैं, और कुछ जो होते हैं बेटा यह जा करके सीधे फैलोपियन ट्यूब के सामने वाली दीवार से, झिल्ली से क्या करता है? टकराता है। ये जो सामने वाली झिल्ली है ना फैलोपियन ट्यूब की, तो कुछ शुक्राणु होते हैं कि इससे जा करके क्या हो जाते हैं? वो टकरा जाते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि आप भी कोई भी जीव अगर किसी चीज़ से टकराएगा तो भैया वो मरेगा। उसी प्रकार से ये जो शुक्राणु होते हैं अगर इससे जाकर टकराते हैं तो टकरा जाते हैं, तो टकराते हैं तो बहुत सारे शुक्राणु मर जाते हैं। लेकिन जो लेफ्ट और राइट में शुक्राणु गए थे तो वो दोनों जाकर के ओवम से जरूर मिलेंगे। लेकिन हमने एक बात आपको बताई थी कि ओवरी जो महिलाओं का होता है वो 28-28 दिन का चक्रण होता है, तो इसमें किसी एक ही ओवरी का कार्य प्रारंभ रहता है। अगर इस ओवरी का कार्य प्रारंभ है, इससे जो ओवम निकला हुआ है, तो इधर जो आया शुक्राणु, उधर जो शुक्राणु आया, तो इधर शुक्राणु आकर के इसी ओवम से क्या कर देता है बेटा?
यह मुलाकात कर लेता है, जुड़ जाता है। अब मान लो एक कार्य नहीं कर पाता, एक कार्य करता है, तो इधर आकर के यहाँ से जाता है दोनों तरफ शुक्राणु, क्योंकि उसको मालूम नहीं रहता है कि कौन सी ओवरी कार्य कर रही है, लेकिन जाएगा दोनों तरफ। तो जब इधर वाला कार्य करता है तो इधर जो शुक्राणु आता है तो ओवम से क्या कर जाता है, मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो वहीं पर निषेचन की क्रिया जाइगोट के रूप में हो जाती है। लेकिन उसी वक्त ये ओवरी कार्य नहीं कर पाता है, तो जब कार्य नहीं कर पाता तो इसके जरिए ओवम का निर्माण विकास नहीं हुआ रहता है। इसीलिए इधर जो आता है शुक्राणु वो आकर के फिर वो भी डेथ कर जाता है, मर जाता है, क्योंकि उसकी मुलाकात दूसरे से हुई नहीं। और जो शुक्राणु होते हैं वो जाकर के वेजाइना के जरिए गर्भाशय ओवम को मिलने के लिए वो उनका टाइम पीरियड काल सिर्फ 20 मिनट का होता है, 20 से 25 मिनट का होता है शुक्राणु का टाइम पीरियड बच्चे। और जब 20 से 25 मिनट होता है तो फिर वह उतने ही समय में फिर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि वह ढूंढने लगते हैं कि भाई इसका ओवम कहाँ जीवित है, कहाँ निर्मित है। लेकिन 28 दिन का चक्रण में तो वो कार्य कर रहा है, ये बंद है, और जब ये कार्य करेगा तो वो बंद रहेगा। तो जब ये बंद रहता है तो शुक्राणु आते ज़रूर हैं, लेकिन ओवम जब नहीं बना रहता है तो वो शुक्राणु क्या करते हैं बेटा, मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। और जब ये कार्य करता है तो वो बंद रहता है, और उधर जो शुक्राणु जाते हैं तो वो भी मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। तो ये शुक्राणु बने। शुक्राणु का निर्माण पुरुषों के अंदर टेस्टिस से, अंडाणु का निर्माण महिलाओं के अंदर ओवरी से। ये फिलिपियन ट्यूब है, बात हमारी समझ रहे हैं, और ये वैस नस है। अब जब एक बात आपको मैं समझा देना चाहता हूँ, निषेचन का मतलब समझ गए कैसे कैसे होता है। अब जब कोई व्यक्ति कोई बच्चा नहीं चाहता है तो दोनों में से, या तो महिला या तो पुरुष, दोनों में से हम एक प्रैक्टिकली क्रिया करवाते हैं ताकि बच्चे न पैदा हो। अगर पुरुष का प्रैक्टिकली क्रिया होता है कि बच्चा कोई पैदा न हो तो क्या होता है बेटा, बता जा रहा हूँ। एक टेस्टिस होता है, टेस्टिस में कौन बनता, शुक्राणु, स्पर्म बनता, और बन करके वैस नस के माध्यम से जाता है और हमारे पेनिस के माध्यम से निकलता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को बच्चा नहीं चाह रहा होता है, अगर पुरुष सोचता है कि नहीं मैं बंद करवा लूँ, तो यहाँ जो बेटा यह जो है ना, उसी की नस को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। उसी के नस को क्या कर दिया जाता, काट दिया जाता है, और काट करके उसको सी दिया जाता है। अब जोड़िए थोड़ा, स्पर्म कहाँ बने, टेस्टिस में, यहाँ से निकले तो यहाँ से निकलेंगे, बीच में रास्ता क्या हो गया बेटा बताओ जरा, ये बीच में तार कट गया। तो जब तार कट गया तो पूरा लाइन का कनेक्शन आगे वाले के लिए कट गया। तो यहीं से शुक्राणु तो बनेंगे जरूर, लेकिन वैस नस को काट देने से फिर यह शुक्राणु उस नसों के माध्यम से जा करके पेनिस के जरिए नहीं निकल पाते हैं, और इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं नसबंदी। क्या बोलते हैं बेटा बताओ जरा, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं नसबंदी। और नसबंदी किस में होता है, तो पुरुषों में होता है। क्या होता है, किस नस को काटा जाता है बेटा बताओ जरा, तो वैस नस को काट दिया जाता है, और उसमें कभी भी शुक्राणु बनेंगे जरूर, लेकिन वह आगे की ओर जा करके पेनिस के पास नहीं पहुंच पाते हैं। जब नहीं पहुंचेंगे तो निषेचन की क्रिया स्वाभाविक है कि नहीं होगी, और जब नहीं होगी तो बाल बच्चे नहीं होंगे। अगर पुरुष के अलावा महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं में क्या होता है, इनमें ओवम बनता जरूर है, अंडाणु बनेगा जरूर, लेकिन ये अंडाणु किस माध्यम से आगे की ओर आया, फिलिपियन ट्यूब में आया। अब क्या होता है कि फिलिपियन ट्यूब को, अब क्या होता है, गर्भनाल को, फिलिपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा, काट दिया जाता है, काट करके इसको बांध दिया जाता है। तो इसमें ओवम बनेंगे जरूर, लेकिन यहाँ निकल करके फिलिपियन ट्यूब में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ फिलिपियन ट्यूब को क्या कर दिया गया, काट दिया गया, बंद कर दिया गया। और जब बंद कर दिया गया तो न तो आगे बढ़ेंगे, अरे शुक्राणु यहाँ से जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ आएंगे तभी तो उससे मुलाकात करेंगे, इसी को हमने बंद कर दिया। इसी को बोलते हैं नलबंदी। महिलाओं के अंदर मतलब उनकी नलिकाएं जो होती है उसी को क्या कर देता है, फिलिपियन ट्यूब को काट करके उसको बंद कर दिया जाता है। निषेचन की क्रिया जो होती है बेटा यहाँ पे, ये जब दोनों मिलते हैं तो आकर के पुनः कहाँ गिरते हैं, यूट्रस गर्भाशय में गिरते हैं, और इसी गर्भाशय में एक भ्रूण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है।
समझ आई हमारी बात आपको? तो ये कंडीशन से हमारे निषेचन प्रक्रिया की। अब गौर करिए बेटा, मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं, इसको हटा करके। आपको मैंने बताया कि ये जो शुक्राणु हैं, ये जो शुक्राणु है बेटा, बात हमारी समझ रहे हैं? ये जो शुक्राणु हैं, इनका जीवन काल मैंने बताया 20 मिनट का, 20 से 25 मिनट। ये 20 से 25 मिनट का इनका जीवन काल होता है। मैंने बताया जो निषेचन क्रिया के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन एक बात हम यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे। ये पूंछ है इनका, जो मैंने आपको बताया, ये क्या है? इनका पूंछ है। आप जरा गौर करो बेटा कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है, गौर करिएगा जरा। जब पुरुषों का 2 शुक्राणु के अणु महिलाओं के, किसी महिलाओं के एक अंडाणु से क्या करता है बेटा, बताओ जरा? एक अंडाणु से जब किसी पुरुष का 2 शुक्राणु, ये जो शुक्राणु है बेटा, बताओ जरा, बात समझ में आई? ये जो 2 शुक्राणु हैं और महिलाओं के एक अंडाणु से क्या करता है, जा करके निषेचित हो जाता है। 2 शुक्राणु, 2 अलग अलग शुक्राणु, महिलाओं के 2 अलग अलग अणु, महिलाओं के एक ही अंडाणु से जाकर के निषेचित हो जाता है, तो वहां पर जुड़वा बच्चा होता है। क्या होता है बेटा? जुड़वा बच्चा होता है। लेकिन जब जुड़वा बच्चा होगा तो फिर अलग अलग फिगर का होगा। क्यों? क्योंकि शुक्राणु के जो अणु हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन अंडाणु का एक ही अणु था, ओभम का। इसीलिए इसका जो निषेचन होगा वो अलग चेहरे का, अलग प्रकृति का होगा। बात हमारी समझ रहे हैं? इसका जो होगा निषेचन वो अलग प्रकृति का होगा। समझ रहे हैं? जुड़वा बच्चे होंगे, लेकिन जब पुरुष का 2 शुक्राणु महिला के एक अंडाणु से निर्मित होता है तो 2 बच्चे होंगे, 100% क्लियर है। लेकिन वो अलग अलग रूप के होते हैं, वो अलग अलग प्रकृति के होते हैं। अब सेम प्रकृति के कब होंगे, तो यहाँ देखिए जरा। अब सेम प्रकृति के कब होंगे बेटा? छोड़ो, मैं अलग यह बता देता हूँ। अब सेम प्रकृति के कहाँ होंगे, तो गौर करिएगा जरा। ये महिला का 2 अंडाणु है बेटा, बता जरा, ठीक है? ये महिला का 2 अंडाणु है और महिला के 2 अंडाणु से महिला के 2 अंडाणु से पुरुष का एक ही शुक्राणु के 2 अणु, एक ही शुक्राणु की, ये अंडाणु है और ये शुक्राणु है, एक ही शुक्राणु के 2 अणु, एक ही अणु और एक ही अणु, जब महिला के दोनों अंडाणु से, 2 अंडाणु से, यहां एक अंडाणु था बेटा, लेकिन 2 शुक्राणु के अलग अलग कण मिले थे। यहाँ 2 अंडाणु है, लेकिन एक ही शुक्राणु के 2 अणु एक साथ मिलेंगे। जब एक ही शुक्राणु के 2 अणु 2 अंडाशय से मिलकर के आते हैं, निषेचन हो जाता है, तो यहाँ भी जुड़वे बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन उनका जो प्रकृति होगा, उनका जो फेस होगा, उनका जो चेहरा होगा, वो समान रहता है। क्या होता है बेटा? वो समान रहता है। बात हमारी समझ रहे हैं? जब 2 शुक्राणु एक अंडाणु से निर्मित होंगे, निषेचित होंगे, तो 2 बच्चे होंगे, लेकिन अलग अलग रूप के होंगे, जो इसमें हुआ। जब एक शुक्राणु 2 अंडाणु से मिलेंगे तो जुड़वा बच्चा होंगे, लेकिन क्या हुआ? एक समान प्रकृति का होगा, एक सेम चेहरे का होगा। समझ रहे हैं बाबू मेरे? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये शुक्राणु अंडाणु बनते कैसे हैं भाई? ये शुक्राणु अंडाणु जो होते हैं वो बनते कैसे हैं? आप जरा यहां समझेंगे। ये सेल है,
ये क्या है? सेल है। और यह सेल का क्या है बेटा? केंद्रक है। यह सेल का क्या है? केंद्रक है। गौर करने की चीज ये है, अब सेल के केंद्रक में, हम सेल की अब छोड़ देते हैं, उसमें जो केंद्रक है उसको पकड़ते हैं। सेल के केंद्रक में ये जो सेंट्रल्स होता है, इसमें अनेक छोटे छोटे अनेक संख्याओं के कणों के रूप में क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है। सेल के केंद्रक में अनेक हजारों लाखों की संख्या में अलग अलग क्या पाया जाता है बाबू? क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है। समझेंगे जरा, इस क्रोमैटिन पदार्थ का बेटा जो निर्माण होता है ना, वह डीएनए तथा प्रोटीन से होता है जी। किससे होता है? डीएनए तथा प्रोटीन से होता है। कुछ समय बीतने के बाद यही जो क्रोमैटिन पदार्थ होता है वह क्या करता है, ये सेल डिवीजन में आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, कोशिका विभाजन में। अब जो क्रोमैटिन पदार्थ होता है तो वह एक दूसरे के साथ लिपटने लगता है, एक दूसरे के साथ लिपटने लगता है। और एक दूसरे के साथ लिपट कर बेटा करता क्या है कि वह लंबवत नुमा तथा धागे नुमा संरचना का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। लंबवत नुमा और धागे नुमा संरचना का क्या कर दिया बेटा? निर्माण कर दिया। क्योंकि दो अणु, दो कण, 50 कण, 100 कण, 1 लाख कण जब एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा? वो लंबा रूप धारण करेगा। तो जब जैसे ही लंबा रूप धारण कर लिया क्रोमैटिन पदार्थ, इसी लंबवत रूप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र। क्या बोलते हैं बेटा? गुणसूत्र। केंद्रक में क्रोमैटिन का निर्माण डीएनए और प्रोटीन से। क्रोमैटिन जब एक दूसरे से मिलता है और लंबवत रूपी धागा नुमा संरचना का निर्माण कर देता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? गुणसूत्र बोलते हैं। समझ गए मेरी बात? अब ये गुणसूत्र करते क्या हैं कि गुणसूत्र 2 रूपों में बढ़ते हैं, एक XY और एक XX। एक XY बेटा और एक क्या? XX। ये जो XY होते हैं बेटा, वह पुरुष में पाया जाता है और इसी को XY को बोलते हैं क्या? इसी XY को बोलते हैं स्पर्म। इसी XY को बोलते हैं स्पर्म, मतलब शुक्राणु। और शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो टेस्टिस में होता है, जो मैंने अभी बताया फिगर में शुरू में। ये होता है महिलाओं के अंदर। ये किस में होता है बेटा? महिलाओं के अंदर। और महिलाओं के अंदर जो गुणसूत्र बढ़ते हैं XX के रूप में, इसको हम बोलते हैं ओभम। ओभम मतलब अंडाणु। और उस अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है बेटा? तो अंडाणु का निर्माण होता है ओवरी में। कहाँ निर्माण होता है? ओवरी में अंडाणु का निर्माण होता है। तो बात हमारी समझ गए यहाँ तक के। अगर कोई आपसे पूछे कि गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, तो भाई साहब एकदम क्लियर है कि जब क्रोमैटिन से गुणसूत्र बना, क्रोमैटिन का निर्माण डीएनए और प्रोटीन से, तो बिल्कुल क्लियर यहाँ परिभाषा है कि यहाँ गुणसूत्र का भी निर्माण किससे होगा बेटा? जरा बताओ। तो गुणसूत्र का निर्माण भी डीएनए या प्लस प्रोटीन से ही होता है। गुणसूत्र का निर्माण भी डीएनए तथा प्रोटीन से होता है। इसी कारण जिस गुणसूत्र से अंडाणु और शुक्राणु से जो बच्चे निर्मित होते हैं और गुणसूत्र में डीएनए है, तो जब हम जांच कराते हैं तो हमारे बच्चे का डीएनए और हमारा कोड हमारे बच्चे से क्या कर जाता है? मेल खा जाता है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी गुणसूत्रों का निर्माण डीएनए से हुआ है। इसीलिए वह बिल्कुल प्रमाणित हो जाता है कि जो बच्चा है वो किसका है, किसका नहीं है। बात हमारी समझ रहे हैं? अब क्वालिटी निर्मित कैसे होती है? तब गुणसूत्र के ऊपरी सतह पर जीन पाया जाता है, जिसकी खोज जोहानसन बर्ग ने किया था। गुणसूत्र के ऊपरी सतह पर क्या पाया जाता है बेटा? जीन पाया जाता, जिसकी खोज किसने किया था? जोहानसन बर्ग ने किया था। और जीन का भी निर्माण
इस जीन का भी निर्माण किसी और से नहीं बल्कि डीएनए और प्रोटीन से ही होता है। और जीन जो होते हैं अनुवांशिक गुणों का वाहक होते हैं, अनुवांशिक जेनेटिक क्वालिटीज का वाहक। मतलब ये कि हमारा गुण हमारे बच्चे में, मम्मी का गुण हमारे बच्चे में, मतलब हमारे बच्चे की मम्मी का गुण, आप बात हमारी समझ रहे हैं। तो ये कंडीशंस होता है। इस स्थिति में आप जैसा रहिएगा आप ही की तरह आपका बच्चा होगा। जुड़वा का कंडीशंस मैं बता दिया हूँ। ऐसा नहीं कि आप काला हैं, मम्मी गोरी है, तो ये हो सकता है कि मम्मी का जीन अगर बच्चे में गया तो बच्चा गोरा हो जाएगा। आप काला हैं, आपकी पत्नी भी काली है, तो यह कम सोचिए कि बच्चा गोरा हो सकता है। अगर गोरा हो गया तो मतलब समझ लीजिए, आगे क्या बोलें मतलब समझ गए ना आप। तो ऐसी स्थिति है, ये हमारे सामने प्रवृत्ति आई। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको ओवम बना कैसे, ओवम कितने होते हैं और ओवम से क्या निर्मित होता है, ओवम कैसे निषेचित करते हैं, समझ रहे हैं हमारी बात को। ये कंडीशंस है। किसी भी पुरुष के अंदर 7 ml जो वीर्य होता है ना बेटा, 7 ml जो वीर्य होता है उसमें अप्रोक्स 20 लाख शुक्राणु होते हैं। ये कण होते हैं, 20 लाख कण होते हैं। जरा गौर करिए। और निषेचन के लिए सिर्फ कितने कण की आवश्यकता है? 1 कण की आवश्यकता है, 1 अणु की आवश्यकता है। यहाँ तो 20 लाख हो रहे हैं, लेकिन इनका जीवन काल मैंने बताया कि 20 मिनट ही होता है। जाने के लिए बहुत सारे जाते हैं, लेकिन वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो ओवरी है वह एक ही ओवरी कार्य करती है, महीने न दर महीने, एक एक टाइम पे वो कार्य करता रहता है। समझ आई बात। तो एक कंडीशंस हुआ आपके सामने, मैंने आपके बीच में लाया मेरे दोस्तों, मेरे बच्चे। और इसी के साथ हम आप लोग से विदा लेंगे और अगली मुलाकात हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेस्ट रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें, खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन मेरे प्यारे, समय समय पर पढ़ने आइए और कभी किसी रूप से क्लास को गैप मत करिए। जो ऑफलाइन का आपका क्लास चलता है, आपके सहयोग से, आपके मोहब्बत से हम आपकी सेवा में सदैव लगे रहेंगे। आप ही से हमें जो ऊर्जा आती है वो हमें आपकी सेवा में लगाए रखती है। हमें लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।